हेलो छात्रों, हिस्ट्री में मैंने आपको जो पहला क्लास था वो प्री इंडस वाला जो पीरियड था वो मैंने पढ़ाया आपको। प्राक ऐतिहासिक काल बताया। अब मैं जो आ रहा हूँ आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, वैसा पीरियड जिसमें पुरातात्विक एवं लिखित साक्ष्य दोनों प्राप्त हुए हैं, परंतु अभी भी उसके जो सामग्रियां हैं अध्ययन की वो पुरातात्विक आधार पर ही है। लिखित जो उसके विवरण है उसको पढ़े नहीं जा सके हैं, उसमें हमें सफलता नहीं मिली है। जब मिलेगी तो शायद ज़्यादा स्पष्ट होगा। फिर भी पुरातात्विक जितने साक्ष्य मिले हैं प्रचुर मात्रा में मिले हैं। इस आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का हम लोगों ने विस्तार से भी अध्ययन किया और अभी हम जो आपको बताएंगे, मेरा जो मानना ये है कि मैं आपको जो बता रहा हूँ ये जो सेक्शन है इससे मेंस में प्रश्न नहीं आते हैं। ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो जो एसएससी के छात्र हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज के छात्र हों, वो महत्वपूर्ण है। यहाँ इस सेक्शन से थोड़ी सी संस्कृति का जहाँ तक सवाल स्थलों पर वहाँ पे प्रश्न आ जाते हैं कुछ प्रश्न, लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा एक्सप्लेनेटरी जरूर दूंगा, लेकिन जो ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू वाला होता है वो शायद मैं उतना विस्तार से ना जाऊं। फिर भी मैं इतना ज़रूर कोशिश करूंगा कि आप लोग का क्लियर हो जाए। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसकी जो शुरुआत मानी जाती है, ये कालक्रम जो माना जाता वो जो कार्बन 14 मेथड्स है वो C14 मेथड वाला जो सर्वमान है 2500 से 1750 BC ये माना जाता। लेकिन मैं उसके पहले जो चर्चा करूं कि पहले इसको खोजा किसने, तो खोजकर्ताओं का जहां तक सवाल है, सबसे पहला जो नाम आता चार्ल्स मैसन का। वो जो व्यक्ति थे 1826 ईस्वी में सबसे पहले उन्होंने ही सिंधु स्थल के एक जगह के पर बताया कि यहाँ जो है वो बहुत सारे चीज़ों को कि यहाँ पे इस टीला पर कुछ सभ्यता के साक्ष्य मिल रहे हैं। तो वहाँ एक पहला साक्ष्य मिलता है। उसके बाद बर्टन बंधु जो थे वो पाकिस्तान के उस इलाके में जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का जो इलाका है उस इलाके में रेल का पटरी बिछा रहे थे। उस पटरियों के दौरान उन्होंने इस सभ्यता के कुछ चीज़ों को प्राप्त किया और उन्होंने हालांकि बताया नहीं कि ये सभ्यता एक नवीन सभ्यता यहाँ पे है, बल्कि उन्होंने उस सभ्यता की जो सामग्रियाँ थी, ईंटों का इस्तेमाल उन्होंने पटरियों के बीच बिछाने में किया। बाद में पता चला कि वो सिंधु घाटी सभ्यता के ही स्थलों का प्रयोग उन्होंने मिट्टी उनके ईंटों को निकाल के उन्होंने किया। जो क्वालिटी का ईंट था, पके हुए ईंट थे बिल्कुल, जिसका इस्तेमाल उन्होंने किया। लेकिन वास्तव में जो कहा जाए कि इसकी शुरुआत एक्सकेवेशन की शुरुआत किसके निर्देशन में हुई, तो हम लोग कहें कि वो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, वो महानिदेशक थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक पद पर थे सर जॉन मार्शल। उनके नेतृत्व में दोनों स्थलों की खोज हुई, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। तो ये जो दोनों मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा है, ये प्रमुख दो स्थल थे जिनकी खोज 1921 और 1922 दोनों कंसेक्यूटिव ईयर में हुई। पहली बार जो है हड़प्पा की खोज हुई, जो उस समय के जो एक्सकेवेटर थे राय बहादुर दयाराम साहनी, आरबी दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी जो 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज किए। दोनों कंसेक्यूटिवली है 1921 1922। 1921 में हड़प्पा आरबी दयाराम साहनी और 22 में राखल दास बनर्जी। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। किसके निर्देशन में? सर जॉन मार्शल। और किसके एक्सकेवेटर कौन था? तो उसमें सबसे पहला हड़प्पा का नाम, और वो है
आर.वी. दयाराम साहनी। आर.वी. दयाराम साहनी जी ने जो हड़प्पा खोजा, तो चूँकि सबसे पहला स्थल था हड़प्पा, इसलिए इसे हड़प्पा संस्कृति का नाम दिया गया। बाद में कई स्थल सिंधु घाटी के आसपास बसे हुए थे, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशंस भी कहते हैं, लेकिन इसका विस्तार बहुत लंबा हुआ। आप देखेंगे उसके विस्तार पर मैं जाऊंगा। तो ये आप देखिएगा कि ये जो सभ्यता है, क्या अचानक से ये बहुत बड़ी सभ्यता का जो आप उस कालक्रम है, वो इतनी बड़ी बस्तियां तमाम बस गई और भी नगरीय सभ्यता बस गई, ऐसा नहीं है। देखिए कंटिन्यूटी में है। ये ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता थी, और मैंने आपको बताया था कि जो चैल्कोलिथिक, जो ताम्रपाषाणी की जो एज है, वो जो लेटर जो आपके नवपाषाण के बाद का जो स्थल है, आप देखेंगे उसी कंटिन्यूटी में है। नवपाषाणिक स्थलों से ही आगे देखेंगे ग्रामीण सभ्यता जो थी, झुकर झांगर संस्कृति, ये सब जितनी आप देखेंगे, ये जो ग्रामीण संस्कृति थी, यही आगे चल के नगरीय सभ्यता में तब्दील हुई। ज़्यादा सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, खाने से ज़्यादा अनाज हुए, सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, तो सभ्यता विकसित हुई, नगरीय सभ्यता विकसित हुई, बिजनेस करना शुरू हुआ। जैसे ही आप देखेंगे कि सरप्लस प्रोडक्शन होगा, तभी देखेंगे कि अभी भी आप देखेंगे जहाँ गांव है, बहुत ग्रामीण इलाका है, उस ग्रामीण इलाका में सरप्लस प्रोडक्शन हुआ तो बाज़ार थोड़ी दूरी पर है, तो बाज़ार आप देखेंगे नगर के बगल एक ऐसा स्थल होगा जो जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के साधन होंगे, तो तमाम गांव के, कई गांव के लोग एक जगह इकट्ठा होने के लिए वहाँ बाज़ार विकसित होना शुरू होता है। और जैसे जैसे बाज़ार विकसित हो जाता है आसपास देखेंगे आप, फिर नगर का विकास होना शुरू हो जाता है। नगरीय व्यवस्था इसी तरह विकसित हुई होगी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी इसी तरह विकास हुआ होगा। अब हम आते हैं इसके विस्तार के संबंध में। तो अब तक जो कुल पूरे इस सभ्यता के साइट्स जो खोजे गए हैं, वो 1500 स्थलों की खोज अब तक हो चुकी है, जिसमें 475 पाकिस्तान में है और 925 स्थल ये भारत में है। और अगर राज्य के स्तर पर कभी प्रश्न पूछ देता है कि कहाँ है, तो वो गुजरात है। गुजरात में 200 से अधिक स्थल खोज लिए गए हैं। अब उसके एक्सटेंशंस के विषय में आते हैं, जहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आप देखें कि इसका जो सबसे उत्तरी उत्तर बिंदु कौन सा, जो सबसे उत्तर में कौन सा स्थल है, तो आप चले जाएं जम्मू कश्मीर में मांडा, वो सबसे उत्तर में है। और दक्षिण में अगर आएँ तो सबसे नीचे जो है गुजरात के, वहाँ दैमाबाद, वो बहुत एक्सट्रीम पॉइंट है। और पूर्व में आए तो उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास आलमगीरपुर, और पश्चिम में जाएं तो वो बलूचिस्तान में सूद कागेंडोर, ये इसके एक्सट्रीम पॉइंट हैं। और अगर आप इसको मिलाएं रेखा 22, तो आपको एक त्रिभुजाकार आकार मिलता है। ये भी प्रश्न पूछता है कि सिंधु स्थलों का आकार किस प्रकार बनता है, तो त्रिभुजाकार। और अगर पूछे कि पूरा एरिया कितना है, तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ये जो है उसके विस्तार के संबंध में। अब आए कि एक जो सबसे लेटेस्ट वन है, वो भी पूछ सकता है, या सबसे बड़ा भारत में जो सबसे लेटेस्ट जो खोजा गया है कौन सा स्थल, तो वो है सर्वाधिक जो बड़ा है, वो है सबसे बड़ा पॉइंट धौलावीरा, जो आर.एस. बिस्ट साहब ने खोजा 1990-91 में। आर.एस. बिस्ट ने धौलावीरा को खोजा। और एक और साइट थी राखी गढ़ी, जो नवीनतम जो है खोजी गई, जो हरियाणा के निकट है, तो राखी गढ़ी। ये ध्यान में रखिएगा, ये 2 नवीनतम साइट्स हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा साइट्स अगर पूछा। देखिए मोहनजोदाड़ो सबसे बड़ा है, लेकिन मोहनजोदाड़ो यहाँ नहीं है, पाकिस्तान में है। और भारत का पूछा तो भारत में आप सबसे बड़ा साइट्स मारेंगे धौलावीरा। ठीक है। अब हम आते हैं साइट्स के एक एक साइट्स पे आते हैं। अब हम हड़प्पा पे आते हैं। हड़प्पा जो है वो मैंने पहले भी बताया था कि हड़प्पा की जो खोज है 1921 ईस्वी में आर.वी. दयाराम साहनी ने की थी, जो मोंटगोमरी ज़िले में
रावी नदी के तट पर स्थित है। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि इसमें और भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं इसकी खोज में। जो माधव स्वरूप वत्स हैं जो 1926 में इसकी खोज से जुड़े हुए थे, और 1946 में सबसे सर्वाधिक जो इसकी खोज की वो मॉर्टिमर व्हीलर ने, तो उन्होंने इसमें बहुत योगदान दिया इसके उत्खनन में। तो ये उस खोज के संबंध में हुआ। फिर मैं बताऊं कि जो हड़प्पा साइट्स है वो आप देखेंगे तमाम जितने भी साइट्स हैं, आप इस सभ्यता को छोड़ दीजिए, समकालीन जितनी भी सभ्यता है, मेसोपोटामिया है, मिस्र है, आप उसकी भी नगर योजना में देखेंगे तो कोई 2 स्तरों पर बसा है, कोई 3 स्तरों पर बसा है। हमारे यहाँ भी एक आध साइड 3 स्तरों पर बसे हैं, लेकिन हड़प्पा मोहनजोदड़ो सब 2 स्तरों पर बसा हुआ है। एक जो ऊपरी जो इलाका है, जो पश्चिमी छोर है, तो टीला है जो ऊंचा इलाका पे है। तो ऊंचे इलाके पे अगर आप अभी भी राजस्थान में जाओ, कहीं भी जाओ, तो आप हिस्टोरिकल प्लेसेस पे तो देखोगे जो किलेबंदी की हुई राजा के घर हैं वो ऊंचे स्थान पर है और नगर जो है नीचे स्थान पर है। वही चीज़ें सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो एक पश्चिमी छोर था राजा और जो सम्भ्रांत जो लोग जो पॉलिसीज मेकर उस समय रहे होंगे, जो सम्भ्रांत रहे होंगे, वो उस दुर्ग के इलाके में पश्चिमी इलाके में रहते थे। और जो निचला पूर्वी इलाका है ये नगर का इलाका, जो आम जनता का इलाका है। तो ये हड़प्पा इन्हीं 2 स्तरों पर बसा हुआ दिखाई पड़ता है। तो 2 स्तरों पर ध्यान में रखिएगा, पूर्वी स्तर पर नगर जो दिखाई पड़ता है, जो आम जनता का नगर है वो दिखाई पड़ता है, और पश्चिमी वाले पर राजा। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट जो रहा हो उसमें तो कोई राजा का कॉन्सेप्ट दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क तो जरूर रहा होगा। कि इतनी बढ़िया नगर योजना है तो कोई ना कोई तो जरूर रेगुलेट करने वाला होगा। इतनी नगर योजना अच्छी और सफाई की इतनी बड़ी अच्छी योजना बिना एडमिनिस्ट्रेशन के संभव नहीं, तो कोई एडमिनिस्ट्रेटर रहा होगा, ये तय बात है। और जो सिटिडल है तो इसका मतलब है दुर्ग का अगर कहीं एविडेंस मिलता है, यानी सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसको सुरक्षित रखा गया होगा, उसकी सुरक्षा रखी गई होगी, इस बात का ध्यान में रखा गया होगा। अब आते हैं जो हड़प्पा के जो किले हैं उसके बाहर के जो आवास हैं उसमें अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। तो जो अन्नागार हैं वे 6 पंक्तियों में है, 6 के पंक्तियों में आप देखेंगे उसको फिगर में, तो 6 पंक्तियों में 2 यानी 12 कमरों वाला ये अन्नागार है। इसमें 6 पंक्ति एक तरफ कमरे में, एक दूसरी पंक्ति में 6 कमरे हैं। इस अन्नागार का जो कुल क्षेत्रफल है वो 2745 वर्ग किलोमीटर है, सॉरी वर्ग मीटर है, किलोमीटर नहीं हो तो वर्ग मीटर है। और जो हड़प्पा के जो पूर्वी और पश्चिमी जो टीला बताया उसके दक्षिणी छोर पर अगर जाएं तो कब्रिस्तान आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये जो कब्रिस्तान है R37 इसको कहते हैं, याद रखिएगा R37। एग्जामिनेशन में पूछता है R37 क्या है, नाम दिया गया, वो R37 जो है वो कब्रिस्तान को कहते हैं। तो इन कब्रिस्तानों में जो चीज़ें मिली हैं, शव मिले हैं, स्कल मिले हैं, उससे भी बहुत सारी बातें पता चलती है। जैसे हड़प्पा में कब्रिस्तान में एक खोपड़ी मिला है, और उस खोपड़ी में आप देखेंगे कि वो उसका टूटा हुआ भाग है, यानी कि खोपड़ी में पूरा एक स्टेट यहाँ पे टूटा हुआ भाग है और उसके दोनों ओर छेद हैं। इसका मतलब है कि स्टिचिंग हुई होगी, यानी कभी, यानी कि अगर शल्य चिकित्सा का बोलें, सर्जरी का बोलें कि सबसे पहला साक्ष्य कब मिलता है भारत में, तो आप हड़प्पा कह सकते हैं, क्योंकि वहां पे सर्जरी का स्पष्ट साक्ष्य मिला, सिला हुआ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था। और हड़प्पा के जो अन्य अवशेष हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। ये दर्शाया गया कि ये कहीं न कहीं पृथ्वी की पूजा की बात की गई है, माता माना गया होगा, गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया होगा,
जो फर्टिलिटी का परिचायक दिखाई पड़ता है, तो ये कहीं ना कहीं उर्वरता की देवी माना गया। तो ये धार्मिक ये चीज़ों में है, मैं फिर से बताऊंगा बाद में। तो ये हड़प्पा से मिला है। दूसरा है शंख का बैल, बैल का जो है देखिए वो साक्ष्य मिलता है। देखिए ध्यान में रखिएगा, हड़प्पा में जंतुओं में बैल है, तमाम जंतुओं का साक्ष्य मिलता है, लेकिन गाय का साक्ष्य नहीं मिलता। देखिए साक्ष्य नहीं मिलता कहीं भी। सिक्कों पर जो या स्टीयरटाइट के जो मूर्तियां बनी हुई हैं वो सब सील मुहर पर ये सब नहीं मिले। सांड का मिला, बैल मिला, लेकिन गाय नहीं मिला। अब आप कहेंगे तो सांड जो है तो गाय तो होगा ही ना, नहीं तो सांड आया कहाँ से? तो गाय तो होंगी, एविडेंस नहीं मिले। क्वेश्चंस क्या पूछेगा उस पर ध्यान में रखिएगा। गाय का अस्तित्व पूछा तो होगा ही होगा, नहीं गाय के साक्ष्य नहीं मिले, साक्ष्य नहीं मिले, किसी भी स्थल से गाय के साक्ष्य नहीं मिले। तो ये ध्यान में रखना। इसके बाद पीतल का इक्का, इक्का गाड़ी जिसको कहते हैं, घोड़ा गाड़ी, इसका मतलब घोड़े का साक्ष्य तो मिला, घोड़े के अस्थियां भी मिली, घोड़े के दांत भी मिले, मैं आगे बताऊंगा। यहां से क्या मिला? इक्का, इक्का पीतल का बना हुआ इक्का, यानी पीतल वाला धातु का, ध्यान में रखिएगा। तांबा, कांसा, ठीक है, टिन, ये सब मिला करके बनाना कांसा को, ये जो कांस युगीन, ठीक है, इसको कहते हैं, चैल्कोलिथिक एज में है, तो ये ध्यान में रखना है। तो पीतल का बना हुआ इक्का, और जो एक जगह चबूतरा बना हुआ है ऊंचा स्थल पर, वो ईंटों से बना हुआ चबूतरा है जिसके नीचे नक्काशी की गई है। ये चबूतरा बड़ा इम्पॉर्टेंट है टाउन प्लानिंग में, वो भी ध्यान में रखना है। और अनाज में गेहूं, जौ के दाने, अनार के दाने, ये हड़प्पा से प्राप्त हुए। तो ये हड़प्पा की बात हुई। अब हम आते हैं मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला, ठीक है। ये इसलिए कहा गया क्योंकि मोहनजोदड़ो में एक ही स्थान पर आप कई आपको स्कल दिखाई पड़ते हैं, तो इसीलिए उसको मृतकों का टीला कहा गया एक जगह पर। इसका अर्थ ये है, आप देखेंगे कि वो सारे जो आपको हड्डियां मिली हैं उन हड्डियों में कट के निशान है, अधिकांश हड्डियों के ऊपर कट के निशान है। इसका मतलब है कि मोहनजोदाड़ो में वार हुआ होगा। और जो मॉर्टिमर व्हीलर कहते हैं कि आर्यों के आगमन से सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ, तो इनके पीछे यही तर्क है। आप सिर्फ मोहनजोदाड़ो को ही ले सकते हैं, और ठीक है कि वहाँ एक बार वार हुआ होगा। क्योंकि मोहनजोदड़ो देखिए, मोहनजोदड़ो का आप अगर खुदाई करें तो 7 स्तरों पर आपको मोहनजोदाड़ो दिखाई पड़ता है, 7 लेयर्स में। तो ये जो कई बार उसका बाढ़ से विनाश हुआ, तमाम हुआ, फिर बसी, फिर विनाश हुआ, फिर बसी, इस तरह से खुदाई जो हमारे यहाँ हुई है वो वर्टिकली हुई है। लैटरली हम लोग के यहाँ उस टाइप से ये क्षैतिज रूप में बहुत दिन खुदाई की परंपरा हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा लैंड चाहिए होगा और रिहायशी इलाके बसे हुए हैं, तो खुदाई करना मुश्किल होता है। तो हम लोग सीधे वर्टिकली गए, और वर्टिकली हम लोगों ने खुदाई की तो मोहनजोदाड़ो को कई बार बसते हुए दिखाई पड़ा। तो मोहनजोदाड़ो के नीचे की टाउन प्लानिंग देखिएगा तो बड़ी अच्छी है, ऊपर आते आते देखिएगा टाउन प्लानिंग खराब होने लगती है, यानी कि इस प्रशासन का पकड़ जो है धीरे धीरे खराब होने लगा होगा। नीचे वाले में बहुत अच्छा था, ऊपर के टाउन प्लानिंग खराब थी। चलिए उतना विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं है। तो मोहनजोदाड़ो का जो है, जो मृतकों का टीला क्यों कहते हैं वो मैंने बताया आपको, और ये पूछा जाता है एग्जाम में। इसका जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है वो है स्नानागार, बहुत बड़ा ग्रेट बात है, ठीक है। अब इसको धार्मिक दृष्टिकोण से इसको भी जोड़ भी सकते हैं, वो जो इतिहासकार इसको जोड़ते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन था, आप मान सकते इसलिए था कि जो स्नानागार है उसके ऊपर में जहाँ कपड़े बदलने के जगह है, देखिए कपड़े बदलने के लिए भी जगह थे, पुरुषों के लिए नारियों के लिए अलग अलग जगह दिखाई पड़ता है बदलने का, और जस्ट उसके सामने में स्नानागार से जो ऊपर चढ़ते हैं तो यज्ञ की वेदी मिली है, यानी अग्नि का कुंड में पूजा करने का, यानी इस कहीं न कहीं ये धार्मिक दृष्टिकोण रहा होगा। सार्वजनिक रूप से लोग नहा करके
उस स्थान पर पूजा करते होंगे, तो ये कोई कॉन्सेप्ट जरूर इस प्रकार के पूजा की रही होगी, प्रकृति पूजा ही होगी, कोई आइडल वर्शिप नहीं हुआ होगा ये मानता हूँ, लेकिन फिर भी प्रकृति पूजा तो रही होगी, उस समय भी होगी, अग्नि की पूजा होती होगी, ऐसा लगता है कि वो लोग इस तरह से वो लोग भी मानते होंगे, क्योंकि मातृ देवी का कॉन्सेप्ट तो दिखाई पड़ता है। उसकी जो आकार है देखिए, वो ध्यान में रखिएगा, 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा ये स्नानागार का है लंबाई चौड़ाई। ये भी कभी कभी एग्जाम्सन में पूछ देता है, तो इसको ध्यान में रखना है। देखेंगे ये इस स्नानागार के संबंध में जो हमारे मार्शल महोदय थे, जिन्होंने खुदाई करवाई थी, मार्शल महोदय ने, मैंने पहले भी बताया था, जिनके नेतृत्व में दोनों आर डी बनर्जी और आर वी दयाराम साहनी ने खोज की थी हड़प्पा की, और आर डी बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की। तो इसमें मार्शल ने कहा कि ये विश्व में जितनी भी सभ्यता अभी तक बसी हुई है, ये स्नानागार अपने आप में सबसे अनूठा है। तो ये विश्व का सबसे आश्चर्यजनक निर्माण कहा उन्होंने, कहा ये बहुत अद्भुत दिखाई पड़ता है, और अभी भी है। वो आप मोहनजोदाड़ो का देखेंगे टाउन प्लानिंग का चीज़, तो ये बिल्कुल एकदम नीचे सीढ़ीदार नीचे बना हुआ है, और पानी निकलने का और ये का भी उसमें जगह बना हुआ है। तो ये बड़ा बहुत महत्वपूर्ण था। तकनीक कितनी अच्छी रही होगी उस समय भी। और नीचे के ये में जो बनाए गए हैं, तो जितने आप देखेंगे टाउन प्लानिंग में जितने ईंट हैं, उसके बिटुमिनस से जोड़ने के जो बीच में गैप होगा उसको बिटुमिनस से भर दिया गया, ताकि उसमें पानी रिसने की बात ना हो और मजबूत भी रहे। ये उस समय की तकनीक रही थी। और इसके बाद जो है मोहनजोदाड़ो से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उस पर मैं आऊँ, तो सबसे बहुत महत्वपूर्ण है वो कांसे की नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति। ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये स्नानागार से ही मिला है। नग्न मूर्ति है, कांसे की बनी हुई नृत्य करती हुई मूर्ति। आप देखेंगे एनसीईआरटी में भी फिगर है, कहीं भी आप देखेंगे वो आपको दिखाई पड़ेगी। वो बहुत बेहतरीन कला का नमूना दिखाई पड़ता। ठीक है। दूसरा जो है पशुपति शिव, जो है पशुपतिनाथ की मूर्ति की योगी की जो मूर्ति दिखाई पड़ती है पशुपति शिव की, वो आद्य शिव कहते हैं इसको। जो शिव का जो प्रोटोटाइप है, ये सबसे पहला आद्य शिव, यानी कि ये अनार का संकेत देता है कि अनार जो है शिव के उपासक रहे होंगे। और जो आर्यंस आए, और कहा जाता है कि ये यहाँ के जो लोग हैं वो द्रविड़ियन प्रजाति के ही लोग थे, यानी कि उन्होंने उत्तर भारत से उनको खदेड़ के दक्षिण भारत की ओर कर दिया। तो वो और कोई नहीं थे, ये हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोग ही थे। तो ये उनके जो आप देखेंगे, इसलिए शिव की जो उपासना है वो दक्षिण भारत में भी हुआ करती है। ये बहुत बड़ा क्षेत्र था, और कुछ लोगों को उत्तर भारत में जो उस इलाके से खदेड़ दिया गया, तो वो हिमालयन क्षेत्र में चले गए। तो हिमालय का जो क्षेत्र है वो भी शिव का कल्ट है, वो भी जनजातियों का कल्ट है। जो आप देखेंगे आर्यंस लोगों ने उनको खदेड़ दिया, इसलिए आर और अनार के बीच का वो झगड़ा आपको दिखाई पड़ता है। और उनको उन्होंने दस्यु, राक्षस और तमाम की संज्ञा दी। तो ये पुस्तकों में आपको मिलेगा। तो वे और कोई नहीं, ये अनार जाति के ही लोग थे। तो ये और योगी की जो मूर्ति है, पुजारी की मूर्ति है, वो भी आपको मिलेगी। बियर्डेड जो एक पर्सन है, योगी की मूर्ति, वो भी आपको दिखाई पड़ेगी। वो बहुत महत्वपूर्ण है, अभी भी बहुत अच्छा लगता है देखने में। आप उसके पिक्चर्स एनसीईआरटी में भी दिया है, आप उसको देख सकते हैं उस काल के मूर्तियों को। और महाविद्यालय भवन, उसका भी साक्ष्य मिलता है कि यहाँ पढ़ाई होती होगी। तो ये भी साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले। और इसके संबंध में, टाउन प्लानिंग के संबंध में मैं बाद में बात करूँगा, इकट्ठे सब अभी साइट्स के बारे में बता रहा हूँ। अब अगला जो मेरा साइट्स है वो है लोथल। लोथल जो है एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है सिंधु सभ्यता का, एक व्यापारिक केंद्र माना जाता है। इसकी ये जो है वो अहमदाबाद ज़िले में सराग वाला गांव है, उसके निकट बसा हुआ है। भोगावा नदी पर के तट पर बसा हुआ है। इसकी खोज एस.आर. राव साहब ने की थी 1957 में। तो ये जो साइट्स है, इसमें जो आप देखेंगे साइट्स में,
तो आपको दिखाई देगा कि ये एक डॉकयार्ड्स बहुत महत्वपूर्ण है। डॉकयार्ड के साक्ष्य मिले हैं लोथल से। गोदीबाड़ा जिसको कहते हैं, जिस बंदरगाह कहते हैं, यहाँ पे जहाज को बांध करके रुकने का जो स्थल था वो था। यानी व्यापारिक स्थल बहुत महत्वपूर्ण, यहीं से समुद्री रास्ते से फिर जुड़ा हुआ था, जिसके तहत जो है ईरान और तमाम स्थलों से, सुमेरिया से, जो सभ्यता से, यहाँ से व्यापार हुआ करता था। नगर को आप देखें तो इसमें भी दो तल बने हुए हैं, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। तो इसमें आप देखेंगे कि दोनों प्राचीरों से घिरा हुआ, यानी एक में सुरक्षा प्राचीर केवल आप पश्चिमी टोला पे था, हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो में। यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों जो गढ़ी का इलाका है और जो नगर का इलाका है, दोनों सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। यानी कि बाह्य आक्रमण हो सकता था, समुद्री इलाका है, बाहरी से लोग आ सकते थे। ये इस बात को दिमाग में रखते हुए सुरक्षा प्राचीर का निर्माण दोनों स्थलों पर किया गया था। और उसके बाद देखें जो इस नगर के जो उत्तर में आप देखेंगे तो एक बृहत बाजार आपको दिखाई पड़ता है, और नगर के दक्षिण का इलाका देखेंगे तो औद्योगिक क्षेत्र दिखाई पड़ता है। इस औद्योगिक क्षेत्र में आप देखेंगे तो बाजार में शंख पर कार्य करने वाले, जो समुद्री इलाका है, ध्यान में रखिएगा आज भी होता है सारे समुद्री इलाका में, शंख के जो है वो बैल और शंख के अन्य वस्तुएं बना करके, कलाकारी बना करके, दस्तकारी है, तमाम है, ये सब चीज़ें औद्योगिक कारखाने, वहाँ धातुओं के चीज़ों मिला करके तमाम पात्र बनते थे, ये सब बनते। लोथल ही वो जगह था जहाँ ये सब महत्वपूर्ण रूप से कार्य होता था और व्यवसाय होता था। क्यों ऐसा कहा गया लोथल से? तो लोथल में जो सील प्राप्त हुए हैं, आप देखें उस सील को, सील किसको कहते हैं ध्यान में रखिएगा। बहुत लोग मुद्राएं लिखा रहता है और सील लिखा रहता है, तो सील से तो समझ में आता है, मुद्राएं लिख देता है तो आप लोग समझ जाते हो कि वो मुद्रा जो है व्यापार करने के लिए टोकन करेंसी होगा। करेंसी नहीं थी, ध्यान में रखिएगा। मुद्राएं जो लिखा रहता है, राज मुद्राएं हैं, सील है, पंच मार्क मारा जाता था सामान के ऊपर में। जैसे आप अभी भी देखते हो कि मान लो बोरा है तो आप देखोगे कि बोरे में सरकारी गेहूँ है तो क्या लिखा रहता है, भारतीय खाद्य निगम। तो एक छाप रहती है, उस पर से रख करके स्याही चला दिया जाता है, छप जाता है। तो सील मुहर ही है, बहुत पंचमार्क की तरह सील, जैसे अभी देखते हो सील मारता है, आप डाकघर में जाते हो तो सील मारता है, भारत सरकार का सील मारता है, तो वो सील मुहर है। तो वो जो सील मुहर जो प्राप्त हुए हैं, वो जो इंडस वैली के सील हैं वो प्राप्त हुए कहाँ? सुमेरिया में। और जो सुमेरिया के जो सील हैं वो प्राप्त हुए हैं भारत में, लोथल से। ये दर्शाता है कि दोनों जगहों पर व्यापारिक संबंध रहे होंगे, ट्रेडिशनल जो है ट्रेड रिलेशनशिप दोनों के बीच में रहा होगा, तभी तो एक दूसरे के सील दिखाई पड़ते हैं। और सुमेरियन सभ्यता के जो अकाउंट्स हैं उस समय के पढ़ लिए गए हैं, उसमें लिखा गया है कि सुमेरिया वासी मेलुहा वासी के साथ व्यापार करते थे, और ये मेलुहा वासी सिंधु सभ्यता के लोगों को ही कहते थे वो लोग, क्योंकि वो सील में लिखते हैं कि ये मेलुहा वासी का सील है और ये सील हम लोग के यहाँ का सील था, जो दोनों जगह मिला है। तो ये दर्शाता है कि हम लोग को मेलुहा वासी वो लोग कहते होंगे। और ये लिखा जाता है कि मेलुहा वासियों को सिंडोन उपजाने का श्रेय जाता है। ये दोनों एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिंडोन को मतलब कहते, किसको बोलते थे वो लोग? कपास को, कॉटन को बोलते थे। तो विश्व में कपास सबसे पहले भारत में ही होगा, तो इसका श्रेय इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोगों को ही जाता। ठीक है, तो ये बातें लोथल की। और लोथल के जो अवशेष जो प्राप्त हुए हैं, एक तो डॉकयार्ड्स मिला है, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मिला वहाँ कि अन्नागार जो है, जो चीज़ें थी वो वहाँ से भी एक कमरे से राइस का हस्क मिला है वो गड्ढे में। ये धान की भूसी को राइस हस्क कहते हैं। ये वहाँ यानी चावल के दाने के साथ राइस हस्क का प्राप्त होना, ये दर्शाता है कि चावल का एविडेंस सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में था। सब स्थलों पर नहीं मिला, गेहूं और जौ के दाने हर स्थलों पर मिले हैं, लेकिन राइस हस्क 2 ही स्थलों से प्राप्त हुए हैं, और वह है लोथल और रंगपुर। ध्यान में रखना, लोथल और
रंगपुर। ये दोनों एग्जाम्सन में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्सन में बहुत पूछा जाता है। डॉकयार्ड्स और राइस हस्क और बाजरे का साग है और घोड़े की मृण मूर्ति मिलती है। मृण मूर्ति मतलब मृण का मतलब मिट्टी, और उसी बनी हुई स्टीयर टाइट कहते हैं उसको, पका करके मूर्तियां बनी है। अभी भी आप सब रखा है तो ये सब देखेंगे आप, तो जो मृण मूर्ति है वो घोड़े की मृण मूर्ति मिली है। एनसीईआरटी में भी है, अगर आप टाइप करके देखेंगे तो मिल जाएगा आपको मृण मूर्ति किसका है। घोड़े का देखिए मृण मूर्ति वहां से मिला है। घोड़े का स्कल अगर पूछे, घोड़े की हड्डियां पूछे तो सुरकोटडा से मिला है, सुरकोटडा। और अगर घोड़े का दांत पूछे तो राणा घुंदाई से मिला। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। घोड़े की मृण मूर्ति लोथल से मिली है, घोड़े का दांत राणा घुंदाई से मिला है, और घोड़े की हड्डी सुरकोटडा से मिली है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये वाला प्रश्न बहुत पूछता है, बीपीएससी और यूपीएससी में तो बहुत खास कर ज़्यादा पूछा जाता है, एसएससी में भी पूछा जाता। घोड़े का दांत वाला तो यूपीएससी में पूछा है, एसएससी अभी नहीं पूछा है, तो वो मिल सकता है। इसके अतिरिक्त नाव के मॉडल, बड़े बेहतरीन मॉडल मिले हैं नाव के। आप देखिएगा वो पीतल का बना हुआ नाव का मॉडल भी मिला। और इसके अतिरिक्त 3 युगल समाधियाँ, मतलब डबल लोगों का स्कल एक साथ दफनाया हुआ मिला। युगल समाधि, युगल मतलब पेयर्स में। इसका मतलब है कि पति पत्नी और ये 2 तो मेल हैं, इसका मतलब है कि हो सकता है कि कोई जो है उसके साथ नौकर को भी दफना दिया गया हो, ऐसा भी हो सकता है। साथ में मृत्यु भी हो सकती है और साथ में जिंदे लोग को भी दफना दिया गया, ऐसा भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। राजा के साथ पहले कर दिया जाता था, तो हो सकता है कि वो मरने के बाद जीवन है, इसकी कल्पना भी हो सकती कि होगी, क्योंकि बहुत सारे सामग्रियाँ मिली है। एक महिला के स्कल के साथ में चूड़ियाँ और जितने प्रसाधन है उसके सामान मिले। ये दर्शाता है कि उसके बाद भी लोग, जीवन के बाद भी, मरने के बाद भी जीवन है, इसकी कल्पना शायद उन कॉन्सेप्ट में विश्वास करते होंगे। और अनार के दाने ये लोथल से मिले। तो इतना आपको ध्यान में रखना है लोथल से क्या क्या मिला। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट जो है वो है कालीबंगा। कालीबंगा से क्या क्या प्राप्त हुआ। तो कालीबंगा में जो है वो राजस्थान के गंगानगर जिले में कालीबंगा बसा है, जो जिसकी खोज अमलेंदु घोष ने की थी 1953 में। ये कालीबंगा से जो प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट बनता है वो ये है कि एक साइट्स है, एकमात्र साइट्स कहते हैं जिसमें प्राक हड़प्पन, हड़प्पा कालीन और हड़प्पोत्तर, ये तीनों, मतलब हड़प्पा के पहले के साक्ष्य, हड़प्पा के समय का साक्ष्य और हड़प्पा के बाद की सभ्यता के साक्ष्य, तीनों एक ही स्थल से प्राप्त हुए हैं। बहुत कम साइट्स है जहाँ पे इस तरह के कंटिन्यूटी में सभ्यता के साक्ष्य मिले हों। तो ये तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक कालीबंगा से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि कालीबंगा एक साइट है जहाँ जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। हल से जुते हुए खेत एक कुंड रेख जैसे बनती है, आप ऐसे ऐसे देखेंगे आरी बन जाती है तो कुंड रेख है। तो ये हल के जुते हुए खेत का साक्ष्य आपको कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। और इसके अतिरिक्त बेलनाकार मुहर और मनके बनाने के बीड्स, मनका कहते हैं बीड्स को, जो मोती से मनका बनता है बीड्स, वो लोग वहाँ मोटे मोटे मोतियों की जो मालाएं अभी भी लोग पहनते हैं, आजकल फिर से प्रचलन में है। गाय भैंस को भी पहनाया जाता है हमारे यहाँ। तो वो बीड्स मनके बनाने के कारखाने वो उस समय से मिले हैं, वो कालीबंगा से भी प्राप्त हुए हैं और चनहुदड़ों से भी प्राप्त हुए हैं। आजकल तो फैशन में ज़्यादा है, महिलाएं आजकल वही ज़्यादा पहनती हैं। अब सोने से ज़्यादा आदमी लोग उसी प्रकार के मोटे मोटे बीड्स का प्रचलन है जो गाय लोग को भी पहनाया जाता है। तो ये फैशन में चलता रहता है। ठीक है, तो अब जो है और इसके अतिरिक्त हल के निशान मैंने बताया, हवन कुंड और युगल समाधि यहाँ से भी प्राप्त हुई है। हवन कुंड मिला है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो चीज़ें हैं
ये हुए कालीबंगा के। और इसके बाद आता हूँ चानूदड़ो, ये पाकिस्तान में है। 1931 में H.C. मजुमदार साहब ने इसकी खोज की थी। और इसमें भी प्राक हड़प्पन के जो झूकर झांगर संस्कृति, जो मैं पहले भी कहा था कि कंटिन्यूटी में नवपाषाणिक स्थल के बाद झूकर झांगर संस्कृति लेटर में दिखाई पड़ती है और उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन में कन्वर्ट होती है। तो ये चानूदाड़ो से झूकर झांगर संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं और जो कंटिन्यूटी को दर्शाते हैं। मनके, सीप, अस्थि, इन सब से जो और मुद्राएं, ये सब बनाने के जो कारखाने हैं वो चानूदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ये सब बीड्स के बहुत सारे कारखाने यहाँ से प्राप्त हुए हैं चानूदड़ो से। इसके अतिरिक्त अलंकृत हाथी और बहुत सारे खिलौने प्राप्त हुए हैं। एक बहुत ही पिकुलियर है चानूदड़ो का। एक जैसे आप कहें कि कोई गीला अगर कोई फर्श बन रहा हो सीमेंट का और कोई जानवर भाग गया हो तो दाग कैसे पड़ जाते हैं उसके, आप देखेंगे कि वो दाग पड़ जाते हैं। तो इसी प्रकार से इंडस वैली सिविलाइजेशन में चानूदड़ो से कुत्ते और बिल्लियों के पंजे, मतलब कुत्ता बिल्ली भाग रही हो उसके पीछे कुत्ता भाग रहा हो, दोनों के पंजे के निशान, बेतरतीब भागते हुए बिल्ली और कुत्ते का निशान आपको मिलता है, दिखाई पड़ता है। यानी कुत्ते और बिल्लियाँ के भी जो है आपके साक्ष्य इसमें दिखाई पड़ते हैं। और मैंने बताया था कि हड़प्पा से एक पुरुष की हड्डी के साथ कुत्ते के भी साक्ष्य दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, जैसा कि बुर्ज होम में भी मिला। जैसा कि मैंने कहा था कि उस समय नवपाषाणिक स्थलों में कुत्ते और व्यक्ति के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले। तो ये चीज़ें यहाँ से भी प्राप्त हुई हैं। ठीक है, ये था चानूदड़ो का। अब मैंने एक एक जो छोटे छोटे साइट्स हैं मैं उसके बारे में बता दूं। सुरकोटड़ा जो गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है, इसको जगपति जोशी इन्होंने 1964 ईस्वी में इसकी खोज की थी। सुरकोटड़ा एकमात्र ऐसा स्थल है जहां घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। इसके बाद आते हैं रंगपुर पर, जो अहमदाबाद ज़िले में MS वत्स साहब ने और बाद में चलकर एस आर राव साहब ने इसकी खोज की। इसमें जो है धान के भूसी के ढेर, रंगपुर मैंने बताया था लोथल और रंगपुर से धान की भूसी का मिला, यहाँ धान की भूसी का ढेर मिला है। और पत्थर के जो फलक हैं जो खेती में काम आते थे वो प्राप्त हुए हैं, पत्थर के बने हुए। तो ये रंगपुर से मिले हैं। इसके अतिरिक्त मैं बताऊं अफ़गानिस्तान के कुछ साइट्स भी इम्पॉर्टेंट हैं जो बाद में मिले, वो भी सिंधु सभ्यता के ही काल के माने जाते हैं। मुंडीगाक और शोरतुगई, ये दो स्थल हैं। मुंडीगाक और शोरतुगई ये भी सैंधव सभ्यता के समय के ही हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के इस पीरियड के ही हैं। इसके अतिरिक्त जो सबसे नवीनतम खोज की गई वो है धौलावीरा, ये गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है। RS बिष्ट साहब ने 1990-91 में इसकी खोज की थी। ये भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा विशालतम धौलावीरा है और भारत का तो सबसे बड़ा है। ध्यान में रखिएगा, भारत का पूछेगा तो सबसे बड़ा, और भारतीय उपमहाद्वीप का पूछेगा तो ये चौथा सबसे बड़ा है। धौलावीरा के अतिरिक्त दूसरा जो सबसे बड़ा स्थल है वो है राखीगढ़ी। मैंने बताया था जो भारत में अभी है उसमें राखीगढ़ी भी है, वो हरियाणा में स्थित है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद मांडा जो मैंने बताया था जम्मू कश्मीर में है, जो सबसे उत्तरी छोर है। यहाँ से भी प्राक हड़प्पन और उत्तर हड़प्पा के साक्ष्य भी यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं। मांडा से भी कश्मीर के देखिए मैंने नवपाषाणिक स्थल में बताया था, कश्मीर का बहुत सारा साइट्स है जो प्राचीन सभ्यता को दर्शाने वाला साइट्स है, नवपाषाणिक स्थल साइट्स है, वो भी मिला है वहाँ से। आप उसके पहले चले जाएं तो बिल्कुल प्री हिस्ट्री के भी साक्ष्य वहाँ से कश्मीर से मिले हैं। तो ये बहुत पुराना रहा है इलाका। और आलमगीरपुर जो मैंने बताया था वो हिंडन नदी पर बसा हुआ मेरठ में यह स्थल है उत्तर प्रदेश के, जहाँ से हड़प्पाकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये मुख्य जो साइट्स जो थे उनका मैंने डिस्क्राइब किया। अगला जो मेरा क्लास होगा उसमें मैं इसके टाउन प्लानिंग के संबंध में बताऊंगा कि कैसे वैज्ञानिक टाउन प्लानिंग थी, कैसे इसकी स्वच्छता पर कैसे विशेष रूप से
सफाई पर कैसे ध्यान दिया गया, नालियों का कंस्ट्रक्शंस क्या था, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शंस क्या था, कैसे उसके गोपनीयता और तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा जाता था, इन सब को बारीकियों से बताऊंगा, जिससे आप इंडस वैली को आप बढ़िया से समझ पाएंगे। धन्यवाद।